नमस्कार, आप देख रहे हैं हमारी ये विशेष पेशकश। मैं हूं नगमा। पंजाब में कबड्डी के मैदान खून से रंग गए हैं। कबड्डी के खिलाड़ियों की हत्या हो रही है और कबड्डी मैच आयोजकों के घर पर गोलियां चल रही हैं। अखबार, मैगजीन, ऐप, वेबसाइट, यूट्यूब चैनल्स में कबड्डी खिलाड़ियों की हत्या सुर्खियां बनी हुई हैं। अपराध जगत के कुख्यात नाम और चेहरे इसमें शामिल हैं। भारत की जेलों से फोन कॉल्स की जाती हैं। यूरोप, इंग्लैंड, अमेरिका, कनाडा में रिसीव होती है ये कॉल। पंजाब, हरियाणा और दिल्ली में सुपारी दी जाती है और हरियाणा पंजाब की धरती खून से लाल हो जाती है। ड्रग्स, अवैध हथियार, हवाला, मनी लॉन्ड्रिंग, म्यूजिक इंडस्ट्री, गायक, गैंगस्टर आपस में उलझ गए हैं। हत्या पर हत्या हो रही है और कबड्डी का सीधा साधा खेल ताकत और कमाई का मैदान बन चुका है। म्यूजिक माफिया और मर्डर की जबरदस्त, भयानक, डराने वाली तस्वीर लोगों को परेशान कर रही है। कबड्डी पर कब्जे के लिए नए नए तरह का इंटरनेशनल माफिया बन गया है। दुनिया में जहां भी पंजाबी हैं, हिंदुस्तानी हैं, कबड्डी का खेल है, वहां पर कबड्डी लीग हो रही है और इसको मैनेज करता है एक माफिया। कबड्डी के पीछे हथियार, हत्या, ड्रग्स और गैंग्स की कहानी कलेजा काट देने वाली है। विश्वव्यापी गुनाह का एक नया चेहरा, कबड्डी क्रिमिनल्स का वर्ल्ड वॉर। कबड्डी 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 कबड्डी। राणा भलाचौरिया 16 दिसंबर 2025 मोहाली में गोली मारकर हत्या। गुरिंदर सिंह 5 नवंबर 2025 समराला, लुधियाना में गोली मारकर हत्या। तेजपाल 31 अक्टूबर 2025 जगरांव में गोली मारकर हत्या। सोनू नोल्टा 5 जून 2025 पिंजौर, पंचकुला में गोली मारकर हत्या। सुखविंदर सिंह नोनी नवंबर 2024 गोली मारकर हत्या। हरदीप सिंह 23 सितंबर 2023 कपूरथला, 6 लोगों ने तलवार से काट दिया। धर्मेंद्र सिंह 5 अप्रैल 2022 पटियाला, गोली मारकर हत्या। संदीप नांगलांबिया 14 मार्च 2022 जालंधर, गोली मारकर हत्या। गुरमेज सिंह 31 अगस्त 2020 बटाला, गोली मारकर हत्या। अरविंद जीत सिंह पड्डा 8 मई 2020 कपूरथला में गोली मारकर हत्या। अजमेर सिंह 27 मई 2016 फरीदकोट पुलिस एनकाउंटर में मौत। – 2016 से 2025 के बीच 9 साल में 11 कबड्डी खिलाड़ियों की हत्या कर दी गई। डंके की चोट पर छिपकर नहीं, खुलेआम, जैसे हत्या नहीं कोई संदेश हो, मर्डर नहीं स्टेटमेंट या अनाउंसमेंट हो, किसी को कुछ बताने, धमकाने, दहलाने की साजिश हो, खौफ की भाषा में ऐलान किया जा रहा हो। पंजाब की मिट्टी में कुश्ती, कबड्डी का पसीना मिला है। कबड्डी और कुश्ती के नाम पर गांव के गांव इकट्ठा हो जाते हैं। यह ऐसा चुंबक है जो मिनटों में मेला लगा देता है। देखते ही देखते प्रदर्शनी का माहौल बन जाता है। अच्छे और बुरे दौर में कभी भी ये मेले रुके नहीं,
अखाड़े बंधते रहे, मजमे लगते रहे, इनसे हीरो निकलते रहे। रसूख और दबंगी की गारंटी है शरीर से मजबूत आदमी। 2-3 को अकेले संभाल लेने वाले को डर और दहशत का दूसरा नाम कहते हैं। पंजाब में खाने पीने और जीने की तासीर ऐसी है जो प्रदर्शन, पैशन, फैशन और ईगो को बहुत महत्व देती है। टोरे से जीना आदत है, बात मुंह से निकल गई तो पत्थर की लकीर हो गई। समाज में शान के लिए कुछ भी कर गुजरने की आदत है। पंजाबी गानों में इस धौंस वाली जिंदगी को महसूस किया जा सकता है। जब खालिस्तान के लिए पंजाब में रोज खून की होली होती थी, तब भी पंजाब में चमकीला जैसा कलाकार जन्म लेता है और मारा भी जाता है। खून से खेलती कबड्डी का इंटरनेशनल क्राइम कार्टेल भी उसी तेवर का नतीजा है। वो जो पंजाब स्टाइल कबड्डी है, वो पंजाब की एक ऐसी परंपरा है जो शुरू से ही पंजाब के इसी यहीं पे जन्मी है और यहीं पे पॉपुलर है। और खास करके जो गांव के लोग हैं वहाँ पे ये बहुत ज़्यादा पॉपुलर है। और चाहे हमारे पास अब बहुत सारी गेम्स हैं, चाहे इंटरनेशनल लेवल पे फुटबॉल है, क्रिकेट है, हॉकी है, उसके बावजूद भी गांव के क्षेत्रों में, खास करके गांव में तकरीबन पंजाब के हर छोटे बड़े गांव में, इवन शहरों में भी कबड्डी टूर्नामेंट है। वो उसका जो ट्रेंड है वो बहुत सालों से चल रहा है, पहले था और अब जब से पंजाब के लोग बाहर जाने लगे हैं, एनआरआई जाने लगे हैं, तो ये ट्रेंड और भी बढ़ा है। तो ये पंजाब में बहुत ज़्यादा पॉपुलर है, पॉपुलैरिटी बहुत है। पर हमें ये ध्यान में रखना कि ये कोई एक इंटरनेशनली रिकॉग्नाइज्ड स्पोर्ट नहीं है। जो पंजाब स्टाइल जो है आईओसी की तरफ से रिकॉग्नाइज नहीं है। राजनीति में आना चाहते हैं तो उनको लगता है कि ये कबड्डी एक इस तरह से जरिया है जिसके जरिए उनको पॉपुलैरिटी लोकल लेवल पे वो टूर्नामेंट को कंट्रोल करते हैं, वहाँ पे चीफ गेस्ट बनते हैं, वहाँ पे उनको इनाम दे रहे हैं और कौन सा प्लेयर कहाँ पे जाएगा, कहाँ पे खेलेगा, वो उसको कंट्रोल करते हैं। तो आमतौर पे कहा जाता है कि जो पंजाब के गैंगस्टर 2-3 के जो मेन गैंगस्टर हैं उनके नाम आते हैं कि वो जो है वो भी ज़्यादातर लीग्स हैं इसको कंट्रोल करते हैं कि कहाँ पे टूर्नामेंट होगा, कौन उसको करवाएगा, कौन से प्लेयर जो वहाँ पे खेलेंगे, उस पर क्या इनाम दिया जाएगा, कौन सी टीम जीतेगी। इनमें बहुत सारी जो है गैंगस्टर की इन्वॉल्वमेंट पिछले 10-12 साल से मुझे लगता है इसमें पैसा, इसमें ड्रग, इसमें शोहरत, इसमें जो राजनीति है वो काफ़ी कुछ इसमें जुड़ा हुआ है। आगे काम कर रहे हैं आजकल ज़्यादा लोग जो है उनका कबड्डी के साथ कोई देन लेन नहीं है, वो सिर्फ अपने आप को खुद को प्रमोट कर रहे हैं, ना कि कबड्डी को प्रमोट कर रहे हैं। इस बिगेस्ट प्रॉब्लम सरकार है, चाहे स्टेट गवर्नमेंट है, नेशनल अपनी फेडरल गवर्नमेंट है, उसको बिल्कुल इसको एफिलिएट करना चाहिए। उसका कंट्रोल जो है गवर्नमेंट के पास होना चाहिए। अगर गवर्नमेंट के पास कंट्रोल होगा तो जो बाहर की दौड़ लगी हुई है, मेरे आदमी 2 ले जाओ, कोई बोलता है मेरे आदमी 2 ले जाओ, जहाँ जो कबूतरबाजी जिसको बोलते हैं वो हो रही है, वो सब बंद हो जाएगी। अगर गवर्नमेंट का कंट्रोल होगा सारे सब कुछ कंट्रोल हो सकता है। मेरे हिसाब में गवर्नमेंट को स्टेप इन करना चाहिए। जो जितनी भी फेडरेशन अपनी प्राइवेट रजिस्टर की है उन सभी को कैंसिल करना चाहिए, उसकी रजिस्ट्रेशन कैंसिल होनी चाहिए। जो गवर्नमेंट की बॉडी है उसी के नीचे टीम बाहर जानी चाहिए। अगर बाहर टीम जाती है गवर्नमेंट की इजाजत के बगैर बाहर नहीं जानी चाहिए। जो टूर्नामेंट गांव में भी होते हैं उसका भी फुल कंट्रोल या गवर्नमेंट के पास ही होना चाहिए। इसका सबसे जो है वो बाहर हुआ उसमें आके अमेरिका में भी हुआ। अमेरिका में जो बेसिकली मालवे के क्षेत्र में और दुआबे के क्षेत्र में, खासतौर पे दुआबे के जो एनआरआई थे वो जो बाहर गए हुए थे अमेरिका में, जो बड़े ट्रांसपोर्टर्स थे, होटलियर थे, वहाँ पर थे, उन्होंने क्लब्स बनाए और उससे काम चलने लगा। लेकिन जैसे जैसे जो यहाँ से 2 नंबर में विदेशों में कोई फॉर्मर मिलिटेंट या जो है गैंगस्टर बाहर गए, तो उन्होंने धीरे धीरे जब अपना पैर पसारने लगे और वहाँ के सिटीजन भी हो गए, तो उन्होंने क्लबों के ऊपर भी इंटरफेयर करने लगे। जब इंटरफेयर करने लगे तो उसका असर भी देशों और विदेशों पड़ने लग गया। और जो पंजाब में मैच होता है उसका असर कनेडा से और अमेरिका से जरूर जुड़ा होता है। कानून के अंदर बहुत से ऐसे प्रावधान हैं कि जिसने क्राइम नहीं किया है मगर करने की आशंका है, आप उसको बंद कर सकते हो। तो आप 2-4 टेस्ट केसेस तो कीजिए। अगर आप इस तरह के गलत आदमियों को उठा के पहले अंदर कर देंगे, और देखिए आप उसको किड ग्लव्स के साथ, बच्चों के दस्तानों के साथ डील नहीं कर सकते। आपको एक स्ट्रॉन्ग स्टैंड लेना पड़ेगा। ਅੱਜ ਤੇਰਾ ਖੂਨ ਪਏ ਪਾਣੀ ਹੋ ਗਿਆ ਲੋਰੈਂਸ, ਤੈਨੂੰ ਕੋਈ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਕੋਈ ਵੀ ਸ਼ਕਤੀ ਹੁਣ ਬਚਾ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀ। दविंदर बाम्बिया गैंग का लकी पटियार, बाम्बिया गैंग का नया सुप्रीमो शगुन प्रीत, कौशल, लॉरेंस बिश्नोई,
मनमोल विश्नोई, आरजू विश्नोई, लखबीर लांडा, गोल्डी बरार, जग्गू भगवानपुरिया, गोल्डी ढिल्लो, हैरी बॉक्सर, कनाडा में लॉरेंस गैंग का हथियार सप्लायर बंधुमान सिंह, कनाडा में बैठकर लॉरेंस का वसूली रैकेट देखने वाला गैंगस्टर सिप्पू, सोनू कनाडा उर्फ राजेश खत्री लॉरेंस के लिए कनाडा से कबड्डी लीग की सेटिंग करता है, टीम पर दांव लगाने का बिजनेस संभालता है, वसूली और धमकी का काम देखता है, आर्म्स सप्लायर भी है, फिलहाल अमेरिका में रहता है। कबड्डी के क्राइम कार्टेल के ये प्रमुख चेहरे हैं। 13 चेहरे और इनके हजारों क्रिमिनल्स पंजाब, दिल्ली, हरियाणा, कनाडा, न्यूजीलैंड, ऑस्ट्रेलिया, ब्रिटेन, अमेरिका सहित दुनिया के कुछ और देशों में कबड्डी का क्राइम सिंडिकेट चलाते हैं। तो इसकी कोई एक ऐसी कोई इंटरनेशनल बॉडी नहीं है या नेशनल बॉडी है, जब इवन स्टेट की बॉडी भी नहीं है जो उसको कंट्रोल करती है। तो ज़्यादातर जो इसकी रेगुलेशन है या इसके रूल्स रेगुलेशन है वो सारे इनफॉर्मल है। तो क्योंकि ये इनफॉर्मेलिटी ज़्यादा है और इसमें पैसा बहुत ज़्यादा है इस गेम में जो है, क्योंकि बहुत से लोग जो हैं बाहर चले गए हैं, पंजाब के बाहर, वो टूर्नामेंट्स को स्पॉन्सर करते हैं। और पंजाब में तो जो अच्छे प्लेयर्स होते हैं उनको टूर्नामेंट में गाड़ियाँ, थार तक गाड़ियाँ, इवन डिफेंडर गाड़ियाँ जो है वो दी जाती हैं, मोटरसाइकिल इनाम में दिए जाते हैं। तो पैसा बहुत ज़्यादा आ चुका है और गैंगस्टर को लगता है कि ये अगर इस गेम को कंट्रोल किया जाए, क्योंकि लोगों में पॉपुलैरिटी है, तो बहुत सारे गैंगस्टर जो हैं इसमें ब्लैक मनी की इन्वॉल्वमेंट वो भी इसके साथ है, ड्रग्स की इन्वॉल्वमेंट भी, अनफॉर्चुनेटली क्योंकि कॉम्पिटिटिव गेम है पंजाब में, तो उसमें ड्रग्स जो हैं वो भी, प्लेयर्स जो हैं वो कई बार खास करके जो सिंथेटिक नशे हैं वो उस गेम के साथ पंजाब में आए हैं। तो ये एक बहुत काफ़ी अनफॉर्चुनेट बात है। क्रिकेट, हॉकी, वॉलीबॉल के बाद कबड्डी की भी लोकप्रियता बहुत बढ़ी है। अंतर्राष्ट्रीय मंच पर ऐसी बहुत सी प्रतियोगिताएं होती हैं जिन पे कबड्डी के खिलाड़ियों को सराहा जाता है, वो उसमें पार्टिसिपेट करते हैं, जिसकी वजह से वो लोकप्रिय भी बहुत होते हैं और साथ ही साथ देश में राज्य सरकारों की तरफ से उन्हें कई तरह के लाभ भी दिए जाते हैं, सरकारी नौकरियां दी जाती हैं और इसी लाभ के चक्कर में कई खिलाड़ी जो हैं बहुत मेहनत भी करते हैं और कबड्डी के गेम में वो बहुत मशहूर हो जाते हैं। ऐसे में साथ ही उनको इन लाभ में सरकारी नौकरियों के अलावा बहुत पैसा भी मिलता है। रातों रात ग्रामीण क्षेत्रों से आने वाले इन युवकों की ज़िंदगी बदल जाती है। लोकप्रियता और पैसे के साथ साथ इन पर नज़र जो है बड़े बिजनेसमैन और बड़े गैंगस्टर्स की भी होती है, ताकि वो ऐसे कबड्डी लीग्स में और ऐसे खिलाड़ियों पर अपना पैसा लगा सकें। कई बार ऐसे गैंगस्टर्स ये चाहते हैं कि इन लीग्स में इन्हीं के चुनिंदा खिलाड़ी जो हैं वो पार्टिसिपेट करें या उन टीम्स पर गैंगस्टर्स अपना कब्जा कर लेते हैं या बनी बनाई टीम में अपने खिलाड़ियों को शामिल करवाने का वो दबाव बनाते हैं और यहीं से शुरू होती है कबड्डी लीग में रसूख की जंग या माफिया के काले पैसे का धंधा। कबड्डी के प्लेयर्स को मारना, अगर किसी गैंगस्टर ने मारा है तो कोई भी कबड्डी टूर्नामेंट हो रहा है, कोई पुलिस प्रोटेक्शन वहाँ होती है, पुलिस डिप्यूट हुई है, तो इसका मतलब है गैंगस्टर्स का पहली चीज़ समझने वाली ये है, इतना कॉन्फिडेंस, इतनी हिम्मत बढ़ चुकी है कि उन्हें एक पुलिस का डर नहीं बचा। उनको ये है कि जहाँ टूर्नामेंट हो रहा है वहाँ जाकर जो चाहे करें। एक मैसेज ज़रूर जाता है पब्लिक के लिए जो बड़ा डीमोरलाइजिंग होता है और जिसका एक सेकंड एस्पेक्ट क्या आता है कि जब आपने प्रिवेंशन वाला पार्ट नहीं करा कि गैंगस्टर्स इतनी हिम्मत पकड़ गए हैं जिस कारण, तो उसका सेकंड कॉन्सिक्वेंस अपने आप होता है कि क्राइम भी बढ़ता है। ना सिर्फ वो ऐसी जगह पे क्राइम्स कमिट करते हैं जहां आप लीस्ट एक्सपेक्ट कर रहे होते हैं, वो लोगों में इतनी दहशत फैला देते हैं कि उनके खिलाफ कोई खड़ा होने को तैयार नहीं होता। लॉरेंस बिश्नोई इस भूकंप का एपिसेंटर है। जब से ये मजबूत हुआ है, पंजाब और विदेश में अंडरवर्ल्ड का पूरा समीकरण तेजी से बदल गया है। कबड्डी के क्राइम सिंडिकेट के 3 कोने हैं, जग्गू भगवानपुरिया, बाम्बिया और लॉरेंस बिश्नोई। इसमें सबसे नया चेहरा है शगुनप्रीत। शगुनप्रीत के बारे में कहा जाता है कि वो सिद्धू मूसेवाला का मैनेजर था। दावा है कि पहले वो पर्दे के पीछे से काम करता था, लेकिन अब खुलकर खेल रहा है। इसकी एंट्री से कबड्डी क्रिमिनल्स के वर्ल्ड वॉर में म्यूजिक और सिंगर का भी एंगल जुड़ गया है। कबड्डी के इंटरनेशनल क्राइम कार्टेल में ड्रग्स, आर्म्स सप्लाई, मनी लॉन्ड्रिंग ने कैसे हालात को खूनी बना दिया है, आइए इसे समझते हैं।
यहाँ एक बात और बता दूं कि ये कबड्डी अब कबड्डी नहीं रह गई है। इसका दायरा बहुत बड़ा है और इसकी आड़ में चल रहे अपराध के कातिल उस रशियन माफिया जैसे खूंखार और खून के प्यासे हैं जिनकी दहशत से दुनिया का अंडरवर्ल्ड कांपता है। चौदह मार्च 2022 पंजाब का जालंधर मालिया गांव में कबड्डी का मैच शुरू होने वाला था, तभी गोलियों की आवाज से भगदड़ मच गई। लाउड स्पीकर पर शांति बनाए रखने की आवाज आ रही थी। वहीं मैदान से बाहर कबड्डी की दुनिया का मशहूर अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ी संदीप नंगलम्बिया दम तोड़ रहा था। संदीप को एक के बाद एक 20 गोलियां मारी गई। संदीप ब्रिटेन में रहते थे, लेकिन भारत में कबड्डी खिलाड़ी के रूप में प्रसिद्ध थे। उन्हें इंटरनेशनल सर्किल स्टाइल कबड्डी की दुनिया का ग्लैडिएटर कहा जाता था। वो स्टॉपर की भूमिका में खेलते थे। हत्या के बाद जांच शुरू हुई तो संदीप के परिवार ने गंभीर आरोप लगाए, जिससे कबड्डी क्रिमिनल्स के वर्ल्ड वॉर की चिंगारी सामने आई। वर्ष 2019 से पहले सर्किल स्टाइल कबड्डी की दुनिया का बेताज बादशाह था सुरजन चट्टा। सुरजन चट्टा नॉर्थ इंडिया कबड्डी फेडरेशन का अध्यक्ष था। इसके अलावा रॉयल किंग्स क्लब यूएसए के अध्यक्ष सर्वजीत सिंह शब्बा थियाड़ा, नेशनल कबड्डी फेडरेशन ऑफ ऑन्टारियो के चीफ सुक्का मान का समीकरण काफी मजबूत था। वो चाहते थे कि संदीप नंगलम्बिया उनकी टीम का हिस्सा बन जाए, लेकिन संदीप नंगलम्बिया ने एक अलग कबड्डी लीग की शुरुआत कर दी थी, जिसका नाम था मेजर कबड्डी लीग। दावा है कि मेजर कबड्डी लीग के पीछे गैंगस्टर जग्गू भगवानपुरिया का हाथ था। बहुत तेजी से बड़े कबड्डी खिलाड़ी मेजर कबड्डी लीग से जुड़ गए। बड़े कबड्डी क्लब और लीग में अच्छे और बड़े खिलाड़ियों का सूखा पड़ गया। नॉर्थ इंडिया कबड्डी फेडरेशन के अध्यक्ष सुरजन चट्टा ने पंजाब के डीजीपी के पास शिकायत की। कबड्डी में माफिया के जोर पर खिलाड़ियों को छीनने और कब्जा करने की अर्जी लगाई। जांच के लिए एसआईटी भी बनाई गई, लेकिन उसके नतीजे आने से पहले ही 2022 में संदीप नंगलम्बिया की हत्या कर दी गई। कबड्डी प्लेयर संदीप नंगल अंबिया के परिवार और पत्नी के मुताबिक संदीप नंगल अंबिया की हत्या भी कबड्डी लीग पे कब्जा लेने के लिए की गई थी। संदीप नंगल अंबिया की पत्नी के मुताबिक नॉर्थ इंडिया कबड्डी फेडरेशन के प्रधान सुरजन चट्टा और कई देशों के कबड्डी एसोसिएशन के प्रधानों को इस केस में नामजद किया था और सन 2023 में जब सुरजन चट्टा कनाडा से भारत आया था तो उसको जलंधर पुलिस ने उसके ही फ्लैट से अरेस्ट कर लिया था। और बहुत सारे गैंगस्टर जो अब राजनीति में आना चाहते हैं तो उनको लगता है कि ये कबड्डी एक इस तरह से जरिया है जिसके जरिए उनको पॉपुलैरिटी लोकल लेवल पे वो टूर्नामेंट को कंट्रोल करते हैं, वहाँ पे चीफ गेस्ट बनते हैं, वहाँ पे उनको इनाम दे रहे हैं और कौन सा प्लेयर कहाँ पे जाएगा, कहाँ पे खेलेगा, वो उसको कंट्रोल करते हैं। तो आमतौर पे कहा जाता है कि जो पंजाब के गैंगस्टर 2-3 के जो मेन गैंगस्टर हैं उनके नाम आते हैं कि वो जो है वो भी ज़्यादातर लीग्स हैं इसको कंट्रोल करते हैं कि कहाँ पे टूर्नामेंट होगा, कौन उसको करवाएगा, कौन से प्लेयर जो वहाँ पे खेलेंगे, उस पर क्या इनाम दिया जाएगा, कौन सी टीम जीतेगी। इनमें बहुत सारी जो है गैंगस्टर की इन्वॉल्वमेंट पिछले 10-12 साल से मुझे लगता है इसमें पैसा, इसमें ड्रग, इसमें शोहरत, इसमें जो राजनीति है वो काफ़ी कुछ इसमें जुड़ा हुआ है। कबड्डी क्रिमिनल्स के वर्ल्ड वॉर की पड़ताल में एनडीटीवी इंडिया की मुलाकात ऑस्ट्रेलिया में रहने वाले प्रसिद्ध कबड्डी खिलाड़ी और कबड्डी खेल के आयोजक कुलदीप सिंह बस्सी से हुई, जिन्होंने सर्किल स्टाइल कबड्डी विश्व कप का आयोजन भी किया था। उन्होंने बातचीत के दौरान एक बेहद चौंकाने वाली बात बताई, जिससे सर्किल स्टाइल कबड्डी पर छिड़े इंटरनेशनल वर्ल्ड वॉर में एक बड़ा खुलासा होता है। डेली टूर्नामेंट होते हैं, ये एक ड्रग का बहुत बड़ा कारण है। डेली टूर्नामेंट नहीं होने चाहिए इतने बड़े बड़े, क्योंकि एक खिलाड़ी इतना बड़े बड़े टूर्नामेंट डेली नहीं खेल सकते।
डेफिनेटली वो ड्रग यूज करेंगे, ड्रग यूज करने के बाद भी उसका नुकसान होगा, मरेंगे भी। सो इसके कंट्रोल जो है गवर्नमेंट को डेफिनेटली स्टेप इन करना चाहिए। मेरे हिसाब से अगर गवर्नमेंट कर जाएगी तो ये मारो ताड़ है जो ये बहुत जल्दी खत्म हो सकती है। अगर नहीं स्टेप इन करेगी, इसका कंट्रोल नहीं गवर्नमेंट करेगी, तो मेरे ख्याल में ये ऐसे ही चलता रहेगा और लोग आस्ते आस्ते कबड्डी से पीछे पीछे जाएंगे। कबड्डी खिलाड़ियों को ड्रग्स देकर ज्यादा मैच कराने की प्रैक्टिस बहुत खतरनाक है। ड्रग्स वाली सर्किल स्टाइल कबड्डी से खूनी कबड्डी की शुरुआत हुई है। नॉर्थ इंडियन कबड्डी फेडरेशन के प्रधान सुरजन चट्टा ने खिलाड़ियों की ड्रग्स टेस्टिंग को मुद्दा बनाया। इसकी वजह से बहुत बड़ी तादाद में खिलाड़ी खेल से बाहर होने लगे। संदीप नंगलम्बिया ने खिलाड़ियों की नशा जांच का विरोध किया। जो खिलाड़ी कबड्डी में नशा जांच से सहमत नहीं थे, वो संदीप नंगलम्बिया के साथ आने लगे। आगे चलकर संगीत नंगलम्बिया ने अपनी कबड्डी लीग शुरू कर दी, जिसका नाम था मेजर कबड्डी लीग। बस इसमें यही सबसे बड़ी प्रॉब्लम है जी, जो सर्कल स्टाइल कबड्डी है। जैसे नेशनल स्टाइल है, नेशनल स्टाइल तो बहुत ऊपर जा चुकी है। सर्कल स्टाइल कबड्डी है, इसमें जितनी पोटेंशियल है इसका कंट्रोल किसी के पास नहीं है। सो ये जो कबड्डी का कंट्रोल है, जो नेशनल फेडरेशन गवर्नमेंट के साथ एफिलिएट होनी चाहिए, वो नहीं है। इसीलिए जिसके मन में भी आए वो अपनी नई फेडरेशन बना लेता है। एक मेरे से कोई सहमत नहीं हुआ, उसने अपनी नई फेडरेशन रजिस्टर करवा के अपनी फेडरेशन चलाने लगा। डायरेक्ट खिलाड़ियों के साथ तालमेल होने लगा। जो पंजाब में भी फेडरेशन है वो भी गवर्नमेंट के साथ एफिलिएटेड नहीं है। सो यही बिगेस्ट प्रॉब्लम यही है। खूनी कबड्डी के वर्ल्ड वॉर में एक महत्वपूर्ण बात सामने आती है, वो है सर्किल स्टाइल कबड्डी, नेशनल स्टाइल कबड्डी। पहले इसका फर्क समझ लें तो आपको यह भी क्लियर हो जाएगा कि आखिर हम कबड्डी के किस रूप की बात कर रहे हैं। सर्किल कबड्डी में मैदान गोल होता है। इसका व्यास 22 मीटर होता है। हर टीम में 8 खिलाड़ी होते हैं। विरोधी के पाले में घुसने वाले खिलाड़ी को कबड्डी कबड्डी नहीं बोलना पड़ता। विरोधी खिलाड़ी को छूकर अपने साइड में लौट कर आना होता है। यह ज्यादा गतिमान और रोमांचक होता है। पंजाब और हरियाणा का लोकल फॉर्म है, लेकिन पूरी दुनिया में प्रसिद्ध है। जबकि नेशनल स्टाइल कबड्डी कबड्डी का मानक रूप है। एशियन गेम और प्रो कबड्डी लीग में यही फॉर्मेट खेला जाता है। इसमें 13x10 मीटर का आयताकार मैदान होता है। दोनों तरफ 7 खिलाड़ी होते हैं। रेडर को लगातार कबड्डी कबड्डी बोलना होता है। राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय मंच पर इन्हें मान्यता प्राप्त है। जो हम आमतौर पे कबड्डी देखते हैं वो नेशनल स्टाइल है, जो हम आप आमतौर पे टीवी पे देखते हैं। पर ये जो पंजाब की कबड्डी है ये डिफरेंट है। इसमें 1 to 1 जो है उसकी होती है। उसमें जैसे सारे एक दूसरे को पकड़ते हैं, एक व्यक्ति को ज़्यादा लोग पकड़ते हैं। तो जो पंजाब स्टाइल कबड्डी है ये 1 to 1 है। तो काफ़ी जो पंजाब की एक तरह से जो सभ्यता है, जब पंजाब का जो एक मैस्कुलिनिटी है उसकी एक तर्जमानी करती है कि अगर वहाँ पे एक आदमी को एक ही पकड़े और वो उसकी ताकत है, उसका जो उसकी चुस्ती है, उसकी सारी का जो है वो एक तरह से उसका टेस्ट होता है। तो उससे ये काफ़ी पॉपुलर गेम है जो पंजाब में। तो ये जो हत्या, गैंग वॉर, कबड्डी, क्रिमिनल्स का वर्ल्ड वॉर चल रहा है वो सर्कल कबड्डी से जुड़ा है। सर्कल कबड्डी यानी पिंड में या गांव में जो लोग कबड्डी खेल चुके हैं वो अंतर्राष्ट्रीय देशों में या दूसरे देशों में जाकर, विदेशों में जाकर भी वो इस खेल को देखना पसंद करते हैं। और ऐसे में गांव का हाल ये है या पिंड का हाल ये है कि यहाँ पर जिसके पास पैसा है उसी का नियम है। सर्कल कबड्डी में उसी का रसूख है। वो जिस खिलाड़ी को चाहते हैं वही खेलता है, जिस टीम को चाहते हैं वही उसमें भाग लेती है। ऐसे में कई सालों से कबड्डी में भी पैसों का जोर देखने को मिल रहा है और ऐसे में गैंगस्टर्स की भी एंट्री इसमें हो गई है। तो क्या यही कारण है कि कबड्डी जैसा लोकप्रिय खेल अब गैंगस्टर्स के हाथों चढ़ गया है? ये तो बड़ी मुश्किल बात है जी, समझनी भी तो समझानी भी मुश्किल बात है। 2018 के बाद ना, 21-22 के बाद मैं कह रहा हूँ, 21-22 के बाद ही ये सिलसिला ज्यादा चला है। कोई किसी को ब्लेम करता है, कोई किसी को ब्लेम करता है। कोई बोलता है कि खिलाड़ी इसको गलत डायरेक्शन दे रहे हैं, क्योंकि जितनी ज्यादा फेडरेशन है ना, या टीम जितनी ज्यादा है, ये सभी प्रॉब्लम की जड़ है।
सो किसी ने किसी से धमकी दिलवा दी, भाई तू मेरी टीम के साथ ही खेलना है, दूसरी टीम के साथ नहीं खेल सकता। दूसरा बोलता कि भाई ये तू आप उधर खेला, तो ये सुनने में ही बात रही। हमारे साथ तो कोई ऐसी बात नहीं हुई है। आस्ते आस्ते ये सिलसिला चला है, टीम्स को कंट्रोल करना है, खिलाड़ियों को कंट्रोल करना है, और पैसा बहुत ज्यादा इसमें आ गया है। पैसे इकट्ठे करके पैसा कहाँ से आता है बच्ची साहब? किस पैसे, मतलब कौन इसमें पैसा डालता है जिससे बहुत पैसा आ गया है? ये पैसा सभी इकट्ठा करके ही आता है जी। कोई किसी से इकट्ठा करता है, बड़े बड़े स्पॉन्सरों को करते हैं। कहाँ से पैसा आता है? ड्रग मनी आती है। जहाँ इतना पैसा, मैं तो यही बोलता हूँ कि इस पैसे खर्चने का इतना कोई फायदा तो नहीं है। जितना पैसा खर्च रहे हैं उसकी आउटकम नहीं आ रही है। जो बच्चे, छोटे बच्चे हैं, उनकी कोई देखभाल नहीं कर रहा। सर्कल स्टाइल कबड्डी पंजाब की पहचान है। इसे लोकप्रिय बनाने के लिए कई तरह के प्रयोग भी किए गए हैं। नई पीढ़ी में प्रचलित करने के लिए इसमें काफी मसाले मिलाए गए हैं। ऐसे समझें कि ये कबड्डी का T20 है। इसमें खिलाड़ियों की ताकत और तेजी मैदान को दीवाना बना देती है। जहां जहां सर्कल स्टाइल कबड्डी होती है वो जगह चर्चा का विषय बन जाती है। अब इसमें नेम, फेम, मनी और पावर, हर चीज का कॉकटेल बन चुका है। ये पावर का इंस्टेंट फॉर्मूला है। वक्त के साथ इसमें म्यूजिक की भी एंट्री हो चुकी है। तो कुल मिलाकर ये कबड्डी का बहुत खतरनाक अवतार बन चुका है, जिसमें खिलाड़ी, गायक, नशा, पैसा, गैंगस्टर सब मौजूद हैं। ये चीजें तो हर खेल में हैं, लेकिन यहाँ माफिया की मौजूदगी बहुत घातक है। वो क्यों है, इसकी शुरुआत कैसे हुई और अब कबड्डी का खेल मैदान के भीतर और बाहर कैसे खेला जा रहा है, उसे समझते हैं। चार दिसंबर 2025 की रात न्यूजीलैंड का एक शहर, खूब अंधेरे में 7 गोलियां चलती हैं। आवाज सुनाई देती है लेकिन चेहरा नहीं दिखता। निशाने पर होता है एक कबड्डी प्रमोटर का घर, जिसका नाम है गोपा बैंस। दो दिन बाद सोशल मीडिया पर एक पोस्ट आती है। पोस्ट जिस अकाउंट से होस्ट की जाती है उसका नाम है गोल्डी ढिल्लन। पोस्ट में गोपा बैंस को कबड्डी प्रमोटर बताया जाता है। दावा किया जाता है कि गोपा बैंस गरीबों पर जुल्म करता है। पोस्ट में उसे किंगपिन भी कहा जाता है। धमकी दी जाती है, कहा जाता है कि उसकी जान कोई नहीं बचा पाएगा। पोस्ट में किसी ऐसे आदमी को भी धमकी दी गई है जो पहले लॉरेंस के साथ था लेकिन अब उसके खिलाफ है। गोल्डी ढिल्लन के बारे में दावा है कि वो लॉरेंस बिश्नोई गैंग से जुड़ा हुआ है। कबड्डी क्रिमिनल्स के वर्ल्ड वार का गहरा रिश्ता न्यूजीलैंड से है। इसकी शुरुआत भी न्यूजीलैंड से होती है। पंजाब में होशियारपुर के माणक ढेरी गांव में साहिब सिंह के घर पर फायरिंग होती है। पुलिस बिन्नी गुर्जर को अरेस्ट करती है। पूछताछ में जग्गू भगवानपुरिया का नाम सामने आता है। जो सबसे चौंकाने वाली बात पता चलती है वो ये कि फायरिंग कबड्डी के विवाद से जुड़ी है। साहिब सिंह और उनके बेटे गुरविंदर बैंस न्यूजीलैंड में एक कबड्डी लीग चलाते हैं। कबड्डी लीग के चक्कर में इनका विवाद न्यूजीलैंड में रहने वाले मनजोत और हर कमलत से हो गया। ये दोनों पंजाब के गुरदासपुर से ताल्लुक रखते हैं। विवाद की वजह कबड्डी खिलाड़ियों पर कब्जे की लड़ाई थी। आरोप है कि इस विवाद में मनजोत और हर कमलत ने जग्गू भगवानपुरिया से मदद मांगी थी, जिसकी वजह से पंजाब में साहिब सिंह के घर पर फायरिंग करके दबाव बनाया गया था। यहीं से कबड्डी में माफिया की एंट्री होती है। इसके बाद कबड्डी का इंटरनेशनल क्रिमिनल कार्टेल कैसे आगे बढ़ा उसे ऐसे समझते हैं। जग्गू भगवानपुरिया को पंजाब में वसूली रैकेट का सरगना कहा जाता है। वो असम की जेल में बंद है। पहले वो लॉरेंस गैंग के साथ काम करता था। 29 मई 2022 पंजाब में प्रसिद्ध गायक सिद्धू मूसेवाला की हत्या हुई। जग्गू भगवानपुरिया नामजद आरोपी था। हत्या की जिम्मेदारी लॉरेंस बिश्नोई गैंग ने ली थी।
सिद्धू मूसेवाला को लॉरेंस ने अपने दोस्त विक्कू मिदुखेड़ा के हत्या के बदला लेने के लिए मारा था। विक्कू मिदुखेड़ा छात्र नेता था। लॉरेंस बिश्नोई पढ़ाई के दिनों में उसके साथ काम करता था। उसी के चक्कर में कई बार जेल गया था। विक्कू मिदुखेड़ा की हत्या का आरोप बांबिया गैंग पर लगा था। बांबिया गैंग का सरगना दविंदर बांबिया भी कबड्डी खिलाड़ी था। 2016 में ही पुलिस एनकाउंटर में मारा गया था। उसका गैंग आर्मेनिया से लकी पटियाल चलाता है। सिद्धू मूसेवाला का मैनेजर शगुनप्रीत बांबिया गैंग से जुड़ा हुआ है। पुलिस सूत्रों का दावा है कि अब शगुनप्रीत ही बांबिया गैंग को ऑपरेट करता है। तो अब कबड्डी की क्रिमिनल वर्ल्ड वॉर में लड़ाई बांबिया और लॉरेंस गैंग के बीच सिमट गई है। दोनों का विदेश में बड़ा होल्ड है। पहले एक सेगमेंट को जग्गू भगवानपुरी कंट्रोल करता था और दूसरे को सुक्खा धुनीके। तो गोल्डी ब्रांड ने मर्डर कर दिया था सुक्खा धुनीके का। उसके बाद बम्बिया गैंग कंट्रोल करने लग गया था। और आपको पता होगा जो संदीप नंगल अंबिया था उसका भी मर्डर हुआ था पंजाब में ही, कबड्डी प्लेयर का। उसके बाद ये सिलसिला शुरू हो गया और अब जब इनको लगता है कि वो प्लेयर दूसरे गैंग के साथ जुड़ा हुआ है या उनके साथ है या उनकी बात मान रहा है, तो उसको टारगेट करने के लिए और प्लेयर्स को अपने साथ मिलाने के लिए ये ऐसी किलिंग्स कर रहे हैं और बार बार मैसेज दे रहे हैं थ्रू इंस्टाग्राम या फेसबुक पोस्ट कि जो भी उनके साथ एसोसिएट करेगा, इधर उधर जाएगा, तो उसका यही हाल होगा। तो इसीलिए ये ग्रुप्स अपना अपना दबदबा बनाने के कारण एक दूसरे को टारगेट कर रहे हैं और उनकी किलिंग कर रहे हैं। 15 दिसंबर 2025 मोहाली के सोहाना में कबड्डी का मैच चल रहा था। सब कुछ सामान्य था, तभी गोलियों की आवाज सुनाई देती है। पता चलता है कि प्रसिद्ध कबड्डी प्रमोटर राणा बालाचोरिया की हत्या कर दी गई है। हत्या की जिम्मेदारी बांबिया गैंग लेता है। जांच आगे बढ़ती है तो दो बातें सामने आती हैं। पहली, टोनी बल और लकी पटियाल के नाम सामने आते हैं और दूसरी ये कि राणा बालाचौरिया को जग्गू भगवानपुरिया से जोड़कर देखा जाता है। हालांकि बालाचौरिया का कोई क्रिमिनल रिकॉर्ड नहीं है। बालाचौरिया की हत्या भी ठीक वैसे ही हुई जैसे कि प्रसिद्ध कबड्डी खिलाड़ी संदीप नंगलाम्बिया की हुई थी। कबड्डी मैच ग्राउंड के बाहर संदीप को 20 गोलियां मारी गई थी। नंगलाम्बिया हत्या की जिम्मेदारी भी बांबिया गिरोह ने ही ली थी। नंगलाम्बिया को भी जग्गू भगवानपुरिया से जोड़कर देखा जाता है, जिसने मेजर कबड्डी लीग की शुरुआत की थी। बालाचौरिया की हत्या में भी कबड्डी पावर डायनेमिक्स ही सामने आ रहा है। ये जो है कबड्डी की डोमिनेंस के लिए ये मर्डर जो है हुआ है। जग्गू भगवानपुरिया से कहीं ना कहीं जो दूसरा गैंग है वो इनका लिंक जोड़ता है। उसकी वजह से उनके जो शूटर्स थे जो हमने आइडेंटिफाई कर लिए हैं, मक्खन और करण, दो लड़के, आदित्य कपूर अलियास मक्खन है, करण पाठक है दूसरा, दोनों ही अमृतसर के रहने वाले। इनके ऊपर मल्टीपल एफआईआर दर्ज है। ये इनका बैकग्राउंड है जी, क्रिमिनल। वो जो है, जो सिद्धू मूसेवाले का नाम है, वो एक सेंसेशनलाइज करने के लिए, एक अपने मर्डर को जस्टिफाई करने के लिए जोड़ा गया है। वरना ना इन लोगों का मर्डर में कोई रोल था, जो सिद्धू मूसेवाला था उसमें, ना उसको कोई सपोर्ट इसमें थी। बिल्कुल ये कबड्डी के लिए ये मर्डर हुआ है जी। उसमें पंजाब में इस तरह से कबड्डी को लेके या कोई भी कहीं भी पंजाब में वो सब वारदात ट्रेस की गई हैं। जितने भी इसमें क्रिमिनल इन्वॉल्व थे उनको जस्टिस तक लाया गया है और इसमें भी हम जल्दी ही रिजल्ट दे देंगे। मुकेश जी, जो आपका दूसरा सवाल है कि इससे गैंगस्टरों को क्या फायदा हो रहा है, गैंगस्टरों को ये फायदा हो रहा है कि जो प्रमोटर्स हैं वो भी गैंगस्टरों के साथ मिले हुए हैं। वो जो हार जीत होती है प्लेयरों की, टीम्स की, वो उसके कारण वो फिर गैंगस्टर्स को कहते हैं कि आज हम हार गए बिकॉज ये प्लेयर हमें चाहिए था, वो प्लेयर हमें चाहिए था। तो गैंगस्टर्स अपना प्रभाव डाल के, अपनी इमेज का प्रभाव डाल के, अपने बलबूते का प्रभाव डाल के इनको डराते धमकाते हैं। अगर कोई नहीं मानता तो इनको फिर अटैक करते हैं, तो अटैक करके इनको मार के दूसरों को काबू कर लेते हैं। और वैसे भी ये थोड़े जो माझा बेल्ट है ये जग्गू के साथ जुड़ी हुई है और जो द्वाबा और दूसरी बेल्ट है वो जो है वो बम्बैया गैंग के साथ जुड़ी हुई है। न्यूजीलैंड में कबड्डी खिलाड़ियों की कब्जे की लड़ाई में जग्गू भगवानपुरिया की एंट्री बड़े क्राइम सिंडिकेट में बदल गई है। माफिया कबड्डी खिलाड़ियों पर कब्जे के लिए, वसूली के पैसे को वाइट करने के लिए, कमाई बढ़ाने के लिए, शोहरत बढ़ाने के लिए और राजनीतिक रक्षा कवच तैयार करने के लिए कबड्डी लीग का इस्तेमाल कर रहे हैं।
न्यूजीलैंड की कबड्डी की लड़ाई में एक नाम और सामने आया, हरकमलजोत। ये पंजाब के गुरदासपुर के रहने वाले हैं और ये कबड्डी लीग चलाते हैं। इनके खिलाफ आरोप है कि न्यूजीलैंड के फेमस कबड्डी प्रमोटर साहिब सिंह बैंस के खिलाफ इन्होंने जग्गू भगवानपुरिया की मदद ली थी। हमारी स्टोरी की इन्वेस्टिगेशन दौरान ये बात भी सामने आई। अकाली दल सरकार में मंत्री रहे बिक्रमजीत सिंह मजीठिया ने आरोप लगाए थे कि हरकमलजोत पूर्व कांग्रेस जेल मिनिस्टर के काफ़ी करीबी थे। हालांकि जेल मंत्री ने इन आरोपों को झूठा बताया। पंजाब समेत विदेश में हर साल होने वाले कबड्डी टूर्नामेंट्स में करीब 35 से 50 करोड़ रुपए का निवेश होता है और फिर करोड़ों का सट्टा लगता है। केवल कनाडा में हर साल करीब 40 से ज्यादा कबड्डी टूर्नामेंट होते हैं जिनमें बड़ी मात्रा में संगठित अपराध का पैसा लगाए जाने के आरोप हैं। कबड्डी क्राइम के वर्ल्ड वॉर में एक चीज बहुत अजीब सी है, वो ये कि इस पूरी लड़ाई में गायक भी शामिल हैं। ऐसा क्यों है? इसका अंजाम क्या होगा? गैंगस्टर की ताकत और कबड्डी लीग प्रमोटर्स के लालच का शिकार कबड्डी खिलाड़ी कब तक बनेंगे? क्या वक्त आ गया है कि अब सर्कल स्टाइल कबड्डी लीग में सरकार दखल दे, इसे भी नेशनल स्टाइल कबड्डी की तरह रेगुलेट किया जाए? जो माफिया चिट्ठियां लिखकर जिम्मेदारी लेते हैं, उनकी सोशल मीडिया पोस्ट को चार्जशीट में सबूत माना जाए, उनके ऊपर क्रैकडाउन किया जाए। कबड्डी खिलाड़ी सोनू नोल्टा की हत्या, कबड्डी खिलाड़ी गुरविंदर सिंह की हत्या, कबड्डी खिलाड़ी धर्मेंद्र की हत्या और जग्गू भगवानपुरिया की मां और करीबी सहयोगी की हत्या की तस्वीरें ऐसे सबूत हैं जो पंजाब की सर्किल स्टाइल कबड्डी में माफिया की बेधड़क मौजूदगी के सबूत हैं। वो सोशल मीडिया पर पोस्ट लिखकर धमकी देते हैं, तब इस पर कंट्रोल क्यों नहीं लगता है? क्या सर्किल स्टाइल कबड्डी पर पूरी पाबंदी ही कबड्डी की क्रिमिनल लीग पर रोक का एकमात्र रास्ता बचा है? कभी ये नहीं सुना कि किसी गैंगस्टर ने रिस्पॉन्सिबिलिटी क्लेम करी हो और कोर्ट में जब चार्जशीट दी हो तो उसने कहा हो नहीं मैंने ये नहीं करा। जब भी किसी गैंगस्टर ने कोई पोस्ट डाली है, मैं वही चीज़ कह रहा हूँ कि वो लोग बेखौफ होकर काम कर रहे हैं। बेखौफ होने का मतलब ही ये है कि जब वो पोस्ट डाल रहे हैं वो अपनी चीज़ पे स्टैंड कर रहे हैं। वो ये नहीं कह रहे कि हम डर गए, हमें तुम प्रोसिक्यूट करोगे, हम डर के पीछे हट गए। उनको आज पता है कि आप एक इतने बड़े फेलियर शो कर चुके हैं कि उनको आप उनका कुछ नहीं बिगाड़ पा रहे। क्रिमिनल्स जहाँ भी बेखौफ हुए हैं वो चीज़ें कभी भी नॉर्मलाइज जल्दी नहीं होंगी। फिर आप देखेंगे जिस तरह से चीज़ चल रही है ना, इसके अंदर और दूसरी गेम्स के भी अंदर आने वाले समय में मुझे लगता है कि ये गलत जो एलिमेंट्स हैं ये एंटर करेंगी। इसी उसमें शर्तें लगती हैं, पैसा जीत के ऊपर पैसा लगता है, तो वो मेरे ख्याल में इस वजह से एक अच्छी गेम का नाम बदनाम हो रहा है। मेरे ख्याल में ये चीज़ जो शासक हैं, जो रूलर्स हैं, सरकार है, उनका इस हालात का बहुत गंभीर सीरियस नोटिस लेना चाहिए। जो फेडरेशन का कंट्रोल है ना, अनक्वालिफाइड लोग इसमें बहुत ज्यादा इन्वॉल्व है। ये अगर मेरिट बेस पर आदमी बीच काम करेंगे, उनको सिस्टम का मालूम होगा कि सिस्टम को कैसे चलाना है, खिलाड़ियों को कैसे पिक करना है, बैलेंस टीम कैसे बनानी है। अगर बैलेंस टीम बन गई, जैसे हमारे ऑस्ट्रेलिया में भी बड़े बड़ी लीग चलती है और वो जो टीम है वो सभी टीम बैलेंस होती है, उसमें लोगों को देखने में भी मजा आता है। किसी को ये नहीं मालूम होता कि टीम कौन जीतेगी। अगर आपने सारे के सारे अच्छे खिलाड़ी आप ही ले जाओगे तो डेफिनेटली आपकी टीम जीतेगी। और दूसरी साइड से फिर ऐसे होगी, कोई धमकी आएगी, कोई ज्यादा पैसे खर्च के टीम तकड़ी बना लेगा। जो तकड़ी बना लेगा वो तो डेफिनेटली जीतेगी। दुनिया की फेडरेशन है, इसको बंद करने जा रही है। 2 साल के लिए बंद करेंगे या 3 साल के लिए करेंगे, उसके बाद पीछे बैठ के सोच विचार करेंगे कि इसका रिजल्ट कैसे होना चाहिए, इसको फिक्स कैसे किया जाए। तो सभी बड़ी सीरियस बात है, इनको सोचने की है, क्योंकि रोज के कितने आदमी मरवाएंगे कबड्डी में जाके। अब पिछले कुछ समय के दौरान 7-8 ऐसे गैंगस्टर्स के ग्रुपों को लेकर
इंटेलिजेंस, काउंटर इंटेलिजेंस और पंजाब पुलिस भी जांच कर रही है और सेंट्रल एजेंसियां भी जांच कर रही हैं कि इनमें ये इनकी इन्वॉल्वमेंट क्या है और इसमें कब तक चलती है। पंजाब में कबड्डी के कंपटीशन और गायकों के अखाड़ों का मेल हो गया है। खेल से पहले गायकों की गायकी भी होती है। लोगों के पूरे मनोरंजन की सोच बहुत घातक हो चुकी है। अब गैंग की तरह ही गायक और कबड्डी के खिलाड़ी भी बढ़ चुके हैं। देश और विदेश में कई नामी गायकों पर फायरिंग की वारदात इसका सबूत है। जिस माफिया की कबड्डी टीम है उसी के गायकों का अखाड़ा होता है। जो इस सिस्टम के खिलाफ जाता है वो गोली का शिकार बन जाता है। देश विदेश में पंजाब की मिट्टी वाली सर्कल स्टाइल कबड्डी को बचाना है तो अब सीरियसली काम करना होगा। जो भी स्टेक होल्डर हैं, खिलाड़ी हैं, आयोजक हैं, जो नेता और अभिनेता कबड्डी की लोकप्रियता का फायदा उठाते हैं, उन्हें आगे आना चाहिए। सरकार से मिलना चाहिए। सर्कल स्टाइल कबड्डी के लिए एक संस्था बनाने की बात करनी चाहिए। बीसीसीआई या दूसरे खेलों को मैनेज करने वाली संस्थाओं की तरह ही इसकी भी कानूनी हैसियत होनी चाहिए। सर्कल कबड्डी विदेश में देश की ओर और देश में पंजाब की सॉफ्ट पावर की प्रतिनिधि है। इसकी बदनामी देश और पंजाब की बदनामी है। इसे माफिया की कैद से आजाद करना चाहिए। कबड्डी क्रिमिनल का वर्ल्ड वॉर बंद होना चाहिए।